चिका अपने लिए रसोई में बड़े आराम से नींबू पानी बना रही थी। तभी उसकी देवरानी मीता वहाँ आकर उसे देख लेती है और गुस्से में बोलती है, वाह वाह जेठानी जी, नींबू पानी बनाया जा रहा है, वो भी खुद के लिए। अरे नींबू के भाव पता है, आसमान छू रहे हैं। और आप हो कि यहाँ 2-3 नींबू को अपने नींबू पानी के लिए बर्बाद कर रही हो। बर्बाद नहीं कर रही, नींबू पानी बनाकर पी रही हूँ। और ये तुम्हारा घर या नींबू नहीं है जो इतनी अकड़ दिखाते हुए बोल रही हो। अच्छा जी, सासू माँ का है तो रुको, अभी उनको बताती हूँ। मीता भुनभुनाती हुई अपनी सास रजनी के पास जाकर बोलती है, माँ जी आपको पता है नींबू के भाव 200 रुपए किलो हो गए हैं, तो मैं क्या करूँ? मैं कोई सब्जी का ठेला लेकर घूमती हूँ जो तुम मुझे लेटेस्ट भाव बता रही है नींबू के। अरे माँ जी, मैं ये बताना चाहती थी, इतने महंगे नींबू आप परसों ही लाई हैं और आज जेठानी जी ने उनमें से 3 नींबुओं का नींबू पानी बनाकर पी लिया। बताओ कितनी महंगी चीज बर्बाद कर रही हैं वो। इतने में ही वहाँ आशिका नींबू पानी का ग्लास लिए हुए उसमें से सिप मारते हुए बोलती है, माँ जी देखिए ना, मेरी नींबू पानी पीने से देवरानी जी को कितनी चिढ़ है। अरे आप तो जानती है ना, मुझे नींबू पानी पीना कितना पसंद है। बहू जरा अपने शौक से निकलकर नींबू के भाव देख ले। तेरे शौक के चलते हम शौक में आ जाएंगे, इसलिए अब से नींबू सिर्फ खाने में इस्तेमाल होगा, वो भी आधा आधा, समझी? रजनी की इस बात पर आशिका मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अपने नींबू पानी के शौक के लिए आशिका चुपके से सभी नींबुओं में से 1-2 नींबू चुराकर अपना नींबू पानी पी ही लिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रजनी और आशिका सड़ी धूप में मार्केट से सब्जियां लेकर आते हैं और आते ही रजनी मीता को बुलाकर बोलती है, मीता बहू जरा ठंडा पानी ले आ, बड़ी धूप है बाहर, सारी ताकत खत्म हो गई। माँ जी पानी की जगह नींबू पानी बनवा लो ना देवरानी जी से। अरे उससे कम से कम थोड़ी एनर्जी तो मिलेगी। अरे मीता बहू जा जरा बना ही दे इसके लिए नींबू पानी, वैसे भी बड़े दिनों बाद बोल रही है। ठीक है माँ जी। मीता मुंह बनाते हुए रसोई में नींबू पानी बनाने चली जाती है। कुछ देर में वो 2 ग्लास में नींबू पानी लेकर आती है और रजनी और आशिका को देती है। आशिका जैसे ही नींबू पानी की एक सिप लेती है तो उसे वापस रखते हुए बोलती है, क्या देवरानी जी, आप बिना नींबू पानी में सिर्फ पानी लाई हैं, नींबू डालना भूल गई क्या? अब जेठानी जी पूरे 2 नींबू डाले हैं मैंने इन दोनों ग्लास में, इससे ज्यादा क्या डालूं? अरे यार तुम कितने कंजूस हो मीता। इतनी महंगाई में विम बार वाले भी 100 नींबुओं वाला विम बार उसी दाम पर बेच रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्यों नींबू इस्तेमाल करने में आफत आती है। आपको और नींबू डालना है ना अपने इस नींबू पानी में, लाइए दीजिए, मैं निचोड़ के लाऊं। मीता रसोई में से विम लिक्विड की 2-4 बूंदे ग्लास में घोलकर वापस से आशिका को जाकर देती है और उसको पीते ही आशिका थूकते हुए बोलती है, अरे इसने कौन सा नींबू डाला है जिसका टेस्ट ही इतना गंदा है? इसमें मिलाया है 100 नींबुओं की ताकत वाला विम लिक्विड बार। क्यों आया ना 100 नींबुओं का मजा इस नींबू पानी में? मीता की ये शैतानी देखकर रजनी बहुत जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, अरे छोटी बहू, तू भी ना अपनी जेठानी को सताने का कोई मौका नहीं छोड़ती। चल अच्छा है, मुझे बहुत हंसी आई। माँ जी आप भी इसका साथ दे रही है। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। आशिका अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दोपहर आशिका को फिर से मन करता है नींबू पानी पीने का, इसीलिए वो फ्रिज में नींबू देखने जाती है और वहाँ पर बस 1 नींबू होता है, वो भी सूखा सा। ये देखकर आशिका बोलती है, इस फ्रिज में तो नींबू के नाम पर उसकी लाश पड़ी है। अब नींबू पानी पीने के लिए नींबू लाने पड़ेंगे। चल आशिका, जाकर बाजार से नींबू ले आ। अपने कमरे से अपना पर्स उठाकर आशिका नींबू खरीदने निकलती है और मार्केट में जाकर एक नींबू वाले से नींबू के भाव पूछती है, जिस पर वो बोलता है, मैडम 1 नींबू 20 रुपए का है और 1 किलो 300 के, बताइए कितने तोलूं? क्या नींबू बेच रहे हो ना या सोने की बोल? अरे हद हो गया। कुछ दिन पहले 25-30 रुपए के आधा किलो मिल रहे थे, आज सीधा 300 रुपए पहुँचा दिए। अरे मैडम ये तो हम कम लगा रहे हैं, बगल वाला तो 400 रुपए किलो दे रहा है। ये नींबू पानी पीने का शौक तो बहुत महंगा पड़ रहा है। अब क्या करूं? 2 ले लेती हूँ। एक जो घर पर मरा हुआ नींबू पड़ा है उसको निचोड़ लूंगी। दे दो भैया। नींबू लेकर आशिका घर जा ही रही होती है कि तभी एक जगह
वो सोडा शॉप पर लिखा देखती है, नींबू पानी कंपटीशन में अगर कोई जीतेगा तो उसको 6 महीने तक नींबू पानी फ्री में पिलाया जाएगा। ये देखकर आशिका की आंखें एलईडी लाइट की तरह चमक उठती है और वो बोलती है, अरे वाह, अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाऊं तो माजी और देवरानी जी को मेरे नींबू पानी पीने से कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है, घर जाकर सबको बताती हूँ। आशिका पहले तो घर जाकर अपने लाए नींबू से नींबू पानी बनाकर पीती है और उसके बाद हॉल में बैठी अपनी सास और देवरानी के पास जाकर बोलती है, माजी, मैंने एक मस्त आइडिया निकाला है, रोज अच्छा और टेस्टी नींबू पानी पीने के लिए, और पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। क्यों बहू, नींबुओं से भरा ट्रक लूट लाई क्या? माँ जी, मुझे लगता है जेठानी जी ने नींबू का पौधा लगाने का मन बनाया है। मैं बोल लूं देवरानी जी? माजी सुनिए, मार्केट के पास एक सोडा शॉप पर नींबू पानी कंपटीशन हो रहा है, जिसमें जो 20 ग्लास नींबू पानी पी लेगा उसे 6 महीने नींबू पानी बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो बहू 20 ग्लास तो हम तीनों मिलकर भी नहीं पी पाएंगे। नहीं नहीं, रहने दे तू। अरे माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं आराम से अकेली 20 ग्लास नींबू पानी पी लूंगी। बस आप कंपटीशन के टाइम पर मेरा मोटिवेशन बढ़ाना। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है जेठानी जी, मैं और माँ जी जरूर चलेंगे। अगले दिन आशिका तैयार होकर अपनी सास और देवरानी के साथ सोडा शॉप पर जाती है और कंपटीशन में भाग लेने की बात करती है, जिस पर शॉप का मालिक बोलता है, देखिए मैडम, अगर आप ये 20 गिलास नींबू पानी नहीं पी पाई तो जितने गिलास नींबू पानी आपने पिया है उसके आपको पैसे देने होंगे। अरे भैया, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, बस आप नींबू पानी के ग्लास लाना शुरू करो। सोडा शॉप वाला 20 ग्लास खट्टा नींबू पानी बनाता है ताकि आशिका ये कंपटीशन ना जीत पाए, लेकिन एक एक करके आशिका गटागट सारे नींबू पानी के ग्लास पी जाती है और आखिर में पेट पकड़ते हुए बोलती है, भैया बोला था ना, नहीं आएगी नौबत। अब कल से मुझे फ्री नींबू पानी देने के लिए तैयार रहना। माँ जी, मीता, चलिए घर पर। आशिका भागी भागी घर वापस आती है और सीधे बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगती है। काफी देर तक उसकी उल्टियाँ बंद नहीं होती। ये देखकर मीता अपनी सास से बोलती है, देख लीजिए माँ जी, लालच का नतीजा। फ्री के नींबू पानी के लिए जेठानी जी ने आज अपनी ये हालत कर ली। कहते हैं ना बहू, किसी भी चीज की अति बेकार होती है, वही हुआ है इसके साथ। आशिका की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से डॉक्टर को बुलाया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर आकर उसको चेक करने के बाद अब लंबे टाइम तक नींबू पानी ना पीने की सलाह देते हैं, जिसके कारण अगले दिन से घर पर आने वाला फ्री का नींबू पानी रजनी और मीता पीती हैं और बेचारी आशिका दूर से उनको चटकारे लेता देखकर दुखी होती है। इसीलिए कहते हैं, जरूरत से ज्यादा खाना या पीना तो नुकसान देता ही है, इसीलिए अपनी पसंदीदा चीज को भी लिमिट में ही खाना पीना चाहिए। निशा और रमन एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और काफी मशक्कत के बाद रमन ने अपने पूरे परिवार को निशा के लिए मनाया था, जिसके बाद फाइनली आज उनकी शादी होने वाली थी। शादी की सभी विधियां पूरी करके जब दुल्हन अपने ससुराल में कदम रखने जा ही रही होती है, तो रमन की माँ ममता और उसकी चाची गीता निशा का स्वागत करने के लिए खड़ी होती है। तभी रमन की भाभी सुनैना निशा को टोकते हुए बोलती है, अरे निशा, माना तुम्हें जल्दी है अपने ससुराल के अंदर आने की, लेकिन कम से कम गृह प्रवेश की रस्म करके तो आओ, क्योंकि बिना गृह प्रवेश किए कुल वधु नहीं कुल नाशनी आती है। अरे बहू, ऐसे शुभ मौकों पर अपशगुनी बातें नहीं करते। निशा बहू, पहले अपने पैर से नीचे रखा कलश गिराओ और उसके बाद अपने कदम अंदर रखो। जी, भले ही हमारे रमन ने लव मैरिज की है, लेकिन बहू एकदम चांद सी पसंद करी है उसने। बस निशा बहू, तो इस परिवार को अपना समझ के संभालियो। जी चाची जी, अब आप और ये परिवार मेरा ही तो है। मैं आपको या किसी को भी किसी चीज की कोई शिकायत नहीं होने दूंगी। माँ जी, इतना भी भरोसा मत दिखाइए देवरानी जी पर। इतने बड़े परिवार को संभालते संभालते कहीं वो थक ही ना जाए। नहीं भाभी, परिवार जितना बड़ा हो खुशियाँ उतनी ज्यादा मिलती हैं। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे माँ के रूप में माँ जी और चाची जी मिली है।
और बड़ी बहन के रूप में आप। बातें तो बड़ी बड़ी कर रही हैं छोटी देवरानी जी। जब इतने बड़े टब्बर का रोज खाना पानी और सेवा करनी पड़ेगी ना, तब अकल ठिकाने आएगी। अच्छा बहू, अब अंदर आओ। निशा अपने ससुराल में कदम बड़ी ही उम्मीदों और खुशियों के साथ रखती है। अंदर आने के बाद सभी निशा को घेरे बैठे होते हैं। तभी रमन बोलता है, माँ, चाची, अब जरा मेरी बीवी को मेरे कमरे तक आने दो। जब से वो आई है आप सब उसको घेरे बैठे हो। अरे बड़ा उतावला हो रहा है रमन बेटा, पूरी जिंदगी उसको तेरे साथ ही बितानी है, पर अपने ससुराल वालों से मेल मिलाप भी तो जरूरी है। जितना बड़ा परिवार है ना हमारा, सबसे मिलने में ही सुबह हो जाएगी। अच्छा नालायक, ज्यादा मत बोल। अब चल बहू, अब अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। कल सुबह तेरी पहली रसोई की रस्म है। जी माँ जी, आप सब भी आराम कीजिए, आप सबको भी तो शादी की थकावट होगी। निशा के विनम्र स्वभाव से सभी खुश थे। कुछ ही देर में निशा और रमन अपने कमरे में होते हैं, जहां रमन उसे पीछे से गले लगाए बोलता है, तो मैडम बताइए, कैसा लगा आपको मेरा परिवार? वैसे मैं जानता हूँ तुमको हमेशा से छोटा परिवार चाहिए था, लेकिन मेरे से प्यार करने के कारण तुमने मेरे बड़े परिवार को भी एक्सेप्ट किया। वो तो है, लेकिन इस बड़े से परिवार का दिल भी बहुत बड़ा है और सब बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इस परिवार को एक साथ रखने की। मुझे तुम पर यकीन है, तुम कर लोगी। अब जरा परिवार से हटकर मेरे ऊपर ध्यान डालो। थोड़ी बातें करने के बाद दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। लेकिन दरवाजे पर कान लगाए खड़ी सुनैना निशा की बातें सुनकर बोलती है, इस परिवार का दिल देखकर बड़ी खुश हो रही हो ना देवरानी जी। जब इस बड़े से परिवार के काम कर कर के तुम्हारी कमर टूटेगी ना, तो देखना तुम खुद तोड़ोगी इस परिवार को। और तुम्हारे आने से मुझे भी एक हथियार मिल गया, जिसके कंधे पर रखकर मैं बंदूक चलाऊंगी। सुनैना निशा के सहारे इस हंसते खेलते परिवार में फूट डलवाना चाहती थी। अगली सुबह निशा जल्दी उठकर नहा धोकर रसोई में जाती है, जहां ममता और गीता होते हैं। और नई बहू को समय से पहले उठता देखकर गीता बोलती है, अरे वाह बहू, तुम तो बहुत जल्दी उठ गई। चाची जी, अब मैं इस घर की बहू हूँ और मेरे होते हुए मैं आपको काम थोड़ी ना करने दूंगी। माँ जी और आप हटिए, मैं बनाती हूँ खाना। बहू, पहले तुमको मीठा बनाना है, इसलिए बाकी का खाना हम बना देते हैं, तुम आखिरी में मीठा बना देना। तो माँ जी, मैं सबसे पहले मीठा ही बना देती हूँ, फिर बाकी का खाना बना दूंगी। इससे रसम भी हो जाएगी और मैं खाना भी बना लूंगी। चलिए अब हटिए। बेटा, इतने लोगों का खाना बनाकर थक जाएगी अकेली, हमें मदद करने दे। अरे इतने सालों से जब आप नहीं थकी तो मैं कैसे थकूंगी। सच्ची दीदी, बड़ी ही गुनी बहू मिली है आपको, वरना मेरी बहू को देखो, मैडम जी अभी तक सो रही हैं। चाची जी, तो क्या मैं बस माँ जी की बहू हूँ, आपकी नहीं? और दीदी की अब देवरानी आ गई है, तो उनको भी थोड़ा आराम करने दीजिए, मैं संभाल लूंगी। अपनी सास और चाची सास को रसोई से बाहर भेजकर निशा अकेले ही सबका नाश्ता बनाती है। कुछ देर में घर के सभी सदस्य उसके हाथ का नाश्ता खाने के बाद तारीफों के पुल बांधते हैं। साथ ही सब निशा को शगुन भी देते हैं। लेकिन सुनैना अपने पति विकास को शगुन में 5100 रुपए देने पर कमरे में ले जाकर बोलती है, अरे पैसा क्या पेड़ पर उग रहा है जो आप ऐसे लुटा रहे हो? देवरानी जी को इतना शगुन क्यों दिया? जब मैं शादी करके आई थी तो रमन ने मुझे 100 रुपए दिए थे। अरे तो रमन छोटा था तुमसे, बल्कि तुमको देने चाहिए थे, पर तुमने लिए थे। वैसे भी रमन और मैं अलग नहीं है, ये पूरा परिवार हमारा है। तो क्या हुआ, नई बहू को शगुन ज्यादा दे दिया तो? अरे आई तो परिवार में ही है। जी नहीं, वो बड़ी माँ का बेटा है और निशा उनकी बहू। ये पूरा एक परिवार है और इस बड़े से परिवार में रिश्तों को बांट के छोटा मत करो। निशा के आने के बाद से सुनैना और चिढ़ने लगी थी। वो चाहती थी कि एक ऐसी लड़की आती जो इस बड़े से सुखी परिवार में दरार लाती, ताकि वो अपने पति के साथ अलग हो सके। लेकिन निशा तो बड़े ही प्यार से इस पूरे परिवार को एक करने में लगी थी। ऐसे ही एक दिन निशा को जब उसकी माँ का कॉल आता है, तो वो उनसे बोलती है, हाँ माँ, मैं एकदम अच्छी हूँ। इस बड़े परिवार की बहू बनकर मैं बहुत सुखी हूँ। पहले तो मुझे लगता था
क्योंकि बड़ा परिवार होना एक बहुत बड़ा झंझट है। सुबह शाम बस काम और खाने में ही लगे रहो। लेकिन जब से मुझे सबका प्यार मिलने लगा है ना, सच कह रही हूँ, मुझे तो बहुत खुशी होती है। अच्छा माँ, अभी मैं फोन रखती हूँ। माँ और चाची जी की चाय का टाइम हो गया है। निशा फोन काटकर रसोई में जाती है, लेकिन सुनैना निशा की फोन पर होने वाली बातें सुन लेती है और उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर ममता और गीता के सामने बताती है, जिसको सुनकर गीता बोलती है, दीदी अगर छोटी बहू को हम लोगों से इतनी दिक्कत है तो हम अलग हो जाते हैं। हाँ माँ जी, सही कहा, क्योंकि हम लोगों का काम करने में उसको बोझ लगता है। बाकी रमन और बड़ी माँ तो उसके सगे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं निशा से बात करती हूँ, अगर उसको काम करने में कोई दिक्कत है तो मैं कर लूँगी तेरे साथ, लेकिन ये परिवार नहीं टूटना चाहिए। कब तक बचाओगी बड़ी माँ? एक ना एक दिन तो छोटी देवरानी देवजी को उकसाकर घर तुड़वा ही देंगी, तो अभी सही। सुनैना की लगाई आग से आज ये बड़ा सा परिवार बंटवारे के कगार पर आ जाता है। शाम को जब रमन और विकास घर आते हैं तो गीता बंटवारे की बात करती है, जिसे सुनकर निशा बोलती है, पर चाची जी, आखिर ये बंटवारा क्यों करना है? हम सब एक साथ कितने खुश हैं, और आप मेरे आते ही अलग क्यों होना चाहती हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बहू अब क्या बोल रही है? आज तूने ही तो अपनी माँ से बोला ना कि काम करके थक जाती है इतने बड़े परिवार का, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। क्या? मैंने? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा माँ से, बल्कि मैंने तो ये कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ। बचपन से मुझे बस माँ का प्यार मिला है, लेकिन अब मुझे बाकी सारे रिश्तों के बारे में भी पता चल गया और उनका भी प्यार मिलने लग गया। मैं भला अपने अच्छे खासे परिवार को तोड़कर अपनी खुशियों को बर्बाद क्यों करूँगी? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ। नहीं वो माँ, ये आग किसी और की लगाई है, जिसको नाम किसी और का दिया जा रहा है। क्यों सुनैना, तुम्हारा ये चेहरा बता रहा है कि कुछ बात तो है जो तुम छुपा रही हो। विकास के टोकने के बाद सुनैना सबको सच बताती है कि उसने ही निशा की बातों को गलत ढंग से सबको बताया, जिसको सुनकर गीता गुस्से में बोलती है, सुनैना बहू, तुमको इस परिवार की खुशियाँ रास नहीं आ रही है ना, तो ठीक है दीदी, होने ही दो बंटवारा। ये अलग रहकर खुश है तो यही सही, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी, इसको अलग कर दो। माँ, मैं भी आपके और बड़ी माँ के साथ रहूंगा। मेरी खुशी मेरे भाई और आप सबके साथ है। नहीं माँ जी, दीदी को अलग मत करिए। सुनैना दीदी, आप भले ही घर का कोई काम मत करना, मैं सब कुछ कर लूंगी, लेकिन प्लीज इस घर का बंटवारा मत कीजिए, घर से अलग मत होइए, क्योंकि खुशियाँ वही होती हैं जहाँ सब एक साथ होते हैं। इस बड़े से परिवार में कोई भी खुद को अकेला नहीं समझता, क्योंकि हर वक्त सब लोग एक दूसरे का दुख बांटने के लिए तैयार खड़े हैं। सबके फैसले और बातें सुनकर सुनैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलती है, मेरे लिए मेरा परिवार अब तक मेरा पति और सास थी, लेकिन जब वही मेरे साथ नहीं होंगे तो क्या खुशियाँ होंगी मेरी झोली में। मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैं इस परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन निशा मेरे से छोटी होकर भी इस घर को जोड़ने में लगी है, इसलिए मैं भी अब से कभी इस परिवार को तोड़ने की नहीं सोचूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सुनैना अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लेती है, जिसके बाद सभी उसको एक दूसरा मौका देते हैं। फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पूरे घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस बड़े से परिवार की खुशियों को बनाए रखती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।